Hello everyone, Jai Hind and I welcome you all on शौर्य विवेक यूट्यूब चैनल। हम अभी अपने सीरीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कवर कर रहे हैं सीडीएस और एफकैट की, जिसमें वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीडीएस और एफकैट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे जनरली क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर साल कि हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। तो हमने वही सीरीज़ को कंटिन्यूसली किया है, काफ़ी डिमांड में भी था, काफ़ी लोगों ने बोला था कि इससे रिलेटेड सीरीज़ लाई जाए, पूरे के पूरे सेशंस लाए जाए जो इम्पॉर्टेंट हो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ना कि पूरा सिलेबस। तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस चैनल। अभी मैं आपको अनाउंस कर दूं कि पहली एक क्लास हो चुकी है जो थी एटम्स एंड इट्स मॉडल के ऊपर, जिसमें मैंने पूरे एटम के बारे में और उसके जो मॉडल्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जनरली इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एटम कैसा है, कैसा बिहेव करता है, किसने कौन से थ्योरी दी, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस सेशन को एक बार देख लीजिएगा शौर्य विवेक चैनल पे। जस्ट इससे पहले वाला सेशन इसका ही था। ये जो हमारी क्लास है आज की, ये सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीरीज फॉर सीडीएस एंड एफकैट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और आपको जो भी डाउट्स हों रिलेटेड टू दिस क्लास, या फिर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो फ्रॉम योर साइड कि हाँ सर वी फील दैट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पुट दैट डाउन इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो उनको भी पता चल सके इन सेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बात कर रहा था ऑप्टिक्स चैप्टर की, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑप्टिक्स चैप्टर। अब मैं यहाँ पर आपको लेंस वगैरह, कॉनकेव, मिरर क्या होता है, ये सब बताने नहीं बैठूंगा बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। अगर आपको लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना होगा वो भी आपको बता सकते हैं, बट हियर आई एम डिस्कसिंग ऑप्टिक्स। उसमें भी मेन जो जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ नेचुरल फिनोमिना की तरफ। जो ऑप्टिक्स के जो नेचुरल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम लोग देखते हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसी में से एक टॉपिक है जिसको कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन पीपल वियरिंग ग्लासेस। ना अब ज़रूरी नहीं है सब लोग एक ही टाइप के ग्लासेस पहन रहे हो, कोई कुछ अलग टाइप के ग्लास पहनता है, कोई कुछ अलग टाइप के ग्लास पहनता है। हाउ इट इज़ डिसाइडेड कि वो कौन सा ग्लास पहनेगा, कौन से ग्लास से उसको करेक्ट किया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है, कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी क्या डिस्क्रिप्शन है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी वाइड टॉपिक है ये एनसीईआरटी में, और बहुत बार इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से एग्जामिनेशन में मिल जाए। तो जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारी जो आंखों में बीमारियाँ होती हैं, आंखों में जो नहीं दिखती हैं चीज़ें, हमको पास या दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, फिर दोनों नहीं दिखती हैं, वो डिफेक्ट्स के अंदर ही काउंट होती हैं। सो देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज मायोपिया, द सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया एंड द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। ये 3 डिफेक्ट्स आप लोग अपने विजन में देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज 3 इन डिटेल, क्योंकि हमें इसका डिटेल जानना जरूरी है, ना कि बस नाम। लेट्स स्टार्ट विथ मायोपिया। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो आदमी होता है वो पास की चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेता है। जनरली आपने देखा होगा, कोई आपका दोस्त होगा या फिर कोई फैमिली मेम्बर ही होगा जो कहता होगा मुझे पास का तो दिख रहा है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ पाता हूँ, बट दूर कुछ लिखा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। जो कुछ दूर लिखा हुआ है वो मुझे नहीं दिख रहा है। पास का तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पेपर पढ़ सकता हूँ, मैं बाकी काम कर सकता हूँ जो पास में है, जिसके नियर विजन काफ़ी पास है, वो काम मैं बहुत ईजिली कर पाता हूँ। बट कोई चीज़ बहुत दूर है तो मुझे वो नहीं दिखती है। सो ऐसा आदमी जिसको बस पास का दिखता हो और दूर का ना दिखता हो, हम कहेंगे कि वो आदमी मायोपिया से शिकार है, या फिर उस आदमी को मायोपिया है। क्या है? अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट नॉट ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट फार, ये मायोपिया होता है। इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं क्योंकि हमको इसमें पास का दिख रहा होता है, तो हम उसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं कि यस हम इसमें पास को मतलब कि पास की चीज़ें देख पा रहे हैं बट दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे। प्लीज़ एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखिएगा। मायोपिया एक, चलो ट्रिक मैं आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा, तीनों टॉपिक पढ़ा के आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अभी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मायोपिया में आदमी पास की चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख सकता है। रीज़न क्या है समझिए। ये आपकी आई बॉल है, ठीक है, ये आपकी आई बॉल है।
हल्का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हमारे यहाँ पर रेटिना होती है, हमारे पीछे साइड यहाँ पर रेटिना होती है, इस रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ये क्वेश्चन आपका एक आ सकता है बायो के तौर पे कि एट विच पार्ट ऑफ आई इमेज इज फॉर्म। तो याद रखिएगा रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जनरली इमेज फॉर्मेशन होती है, बट जो आदमी को मायोपिया होता है उसके यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, उसके रेटिना के सामने, रेटिना पर होनी चाहिए बट रेटिना के सामने ही इमेज फॉर्मेशन होती है, जिसको वजह से उसको सब कुछ धुंधला एक सेकेंड, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, उसको सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। क्यों? रेटिना के सामने फॉर्म हो रही है। ये जनरली क्यों होता है? आपका आई बॉल का साइज एक टाइम पे हो सकता था ऐसा हो सकता है ऐसा हो, बट विथ एज और ड्यू टू सम रीजन ये एलोंगेट हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो आपका रेटिना पीछे खिसक गया और आपकी आई का जो फोकस था वो वही का वही रह गया। तो ये सही जगह पे इमेज नहीं बना पा रहा है। ये इमेज कहाँ बना रहा है? रेटिना के थोड़ा सा आगे। इस कारण से आपको मायोपिया हो सकता है, या फिर किसी को भी मायोपिया हो सकता है। सो क्या स्टेटमेंट है? इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। आपको एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी में इमेज रेटिना के सामने फॉर्म होती है, तो आपको पता होना चाहिए मायोपिया में। और ये किस लिए होता है? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल के कारण। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए, बस ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, बट इसके बीच की एकदम बिल्कुल डीप थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने वही पॉइंट्स ऐड किए हैं जिससे एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है वो है ये, प्लीज़ समझो मैं क्या जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं फिर से ऐसे कर देता हूँ। हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। वी यूज कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया। प्लीज इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस वाला चश्मा पहनते हैं, जिससे ये जो इमेज है वो सही जगह फॉर्म होने लगती है, रेटिना पे फॉर्म होने लगती है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि वी यूज कॉनकेव लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। आपको जो चश्मा होगा वो कॉनकेव लेंस से बना होगा, तभी आप मायोपिया को करेक्ट कर पाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट मायोपिया। प्लीज ये चीज ध्यान रखिए, किसी आदमी को अगर पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको मायोपिया है, और वो कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनेगा तो उसको सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी। डिफाइंड पावर जो भी जितनी वीक होंगी उसके आके उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइंड पावर का चश्मा दिया जाएगा, बट वो कॉनकेव लेंस का होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जस्ट उल्टा होता है मायोपिया का। इसमें जो आदमी होता है वो दूर की चीजें बहुत क्लियरली देख पाता है, बट पास की नहीं दिख पाती है। तो अगर आपको मायोपिया याद हो गया है जिसमें पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देना। इन हाइपरमेट्रोपिया आदमी को दूर की चीजें दिखती हैं बट पास की चीजें नहीं दिखती हैं। इस कारण से इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है, क्योंकि आदमी को दूर का दिख रहा है, फार की साइट उसकी है सही बट पास की सही नहीं है। फार की सही है बट पास की सही नहीं है। इसको ही हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं बट दूर का उनको बोर्ड वगैरह सब कुछ क्लियर दिखता है, सो दे आर हैविंग हाइपरमेट्रोपिया इन देयर आईज। ये क्यों होता है? मान लो आपकी आई बॉल है, ठीक है, बस समझा देता हूँ। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, आपको पता है। ये मान लो आपकी ये आई बॉल है, ठीक है, सॉरी बहुत गंदी आई बॉल बनाने के लिए। आपकी इमेज को यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए था रेटिना पे, बट क्या होता है जो रेज होती हैं वो कहाँ फोकस्ड होती हैं? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे फोकस्ड होती हैं। इस कारण से हमें इमेज नहीं दिख पाती है। रेटिना पे हमें फॉर्म करवानी है बट ये रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही होती है। मैंने मायोपिया में बताया आपको, वो ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ बॉल था, इस कारण से आगे इमेज फॉर्म होने लगी। इसमें जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये जब हमारी आई बॉल थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है? हमारी जो आई बॉल है उसका साइज वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है नेचुरल से, तो उसके कारण भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये टॉपिक में बहुत इजीली लेके जा रहा हूँ, स्मूथली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें से बस पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपके सामने हैं। ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं। समझने का आपको मन है तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सो यहाँ पर जो इमेज होता है वो बिहाइंड द रेटिना फोकस्ड होता है, और ये क्यों हो रहा होता है? आई बॉल की साइज आपकी छोटी हो चुकी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको करेक्ट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस से। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए, लिख लीजिए। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना, तभी आपको हेल्प मिलेगी। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज़ ध्यान रखो, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे तो इमेज जो फॉर्म होगी वो रेटिना पे फॉर्म होने लगेगी और आपको ये प्यारा प्यारा सी इमेज दिखने लगेगी। सो हाइपर मेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिख रही होती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं। द रीज़न इज द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। ये होता है आई बॉल की स्मॉल साइज की वजह से, और ये करेक्ट हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस लगाने से। तो अगर कोई आदमी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनता है तो वो हाइपरमेट्रोपिया से छुटकारा पा सकता है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। आई गोइंग टू एक्सप्लेन अ ट्रिक। आप लोगों को प्लीज ध्यान रखिए जो ट्रिक बताने वाला हूं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनकी स्पेलिंग देखिए। मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है। बस यहाँ से ट्रिक है कि मायोपिया छोटी स्पेलिंग मतलब छोटी चीज़ें, मतलब पास की चीज़ें, नियर की चीज़ें दिखेंगी। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है मतलब बड़ा, दूर, तो इसमें फार की चीज़ें दिखेंगी। बस आपको इतना याद रखना है, ये ट्रिक है। स्पेलिंग से आप याद रख सकते हैं कि मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, इस कारण से हम बोलेंगे कि वो नियर की चीज़ें देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है कंपेयर टू मायोपिया, तो उसको दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो आप ये प्लीज़ याद रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। थर्ड थिंग जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी, इससे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स तरीके से बन के आ सकते हैं, दैट इज प्रेस बायोपिया। ये जनरली बूढ़े लोगों में देखी जाती है, जो बीमारी होती है ये जनरली बूढ़े लोगों में देखी जाती है। इसमें ना तो ये पास की चीज़ें देख पाते हैं, ना ही दूर की चीज़ें। ना तो ये पास की चीज़ें देख सकते हैं, ना ही दूर की चीज़ें। इनको पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। अपने बूढ़े लोगों में जनरली ये चीज़ देखी होगी। क्यों होता है? हमारी जो आई की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, विद टाइम वो जनरली वीक हो जाती हैं। आप जब छोटे बच्चों को देखेंगे या फिर किसी हमारे एज के देखेंगे, उसमें आप देखेंगे जनरली वो एक टाइप का चश्मा पहनता है। बट जो बड़े लोग होते हैं वो, उनको ना तो पास का दिख रहा होता है ना दूर का, क्योंकि विद टाइम विद एज आपके जो आई मसल्स है वो ग्रेजुअली वीक हो जाती हैं, तो वो दूर की और पास की चीज़ों में जल्दी जल्दी फोकस नहीं कर पाती हैं, जिस कारण हमें वो चीज़ क्लियर नहीं दिखती है। तो प्रेस बायोपिया इज ए डिजीज वेयर यू कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स, दोनों में से आपको कोई भी नहीं दिखता है। अभी तक हम बात करते हुए आ रहे थे कि किसी एक टाइप की बीमारी के लिए किसी एक टाइप का लेंस चाहिए, किसी एक टाइप की बीमारी के लिए कोई दूसरे टाइप का लेंस चाहिए। बट यहाँ पर तो दोनों बीमारी आपको एक साथ हो गई है। आपको यहाँ पर दोनों बीमारी हो गई हैं, आपको दोनों बीमारी हो गई, तो क्या? तो मैं क्या करूँगा, मुझे दोनों बीमारी हो गई है तो मैं क्या करूँगा, दोनों टाइप के लेंस यूज़ करूँगा। सो प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आपको बाईफोकल लेंस चाहिए होता है, जिसमें कॉनकेव भी हो और जिस चश्मे में कॉन्वेक्स भी लगा हो। साथ में देखना प्लीज़, आपने घर में आप किसी को पकड़ सकते हैं, कोई बूढ़ा आदमी हो तो उसका चश्मा उठाना, देखना कि ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा अलग होगा और नीचे वाला जो लेंस का जो छोटा सा पार्ट होगा, जो लेंस का छोटा सा पार्ट होगा, कुछ इस प्रकार से बना रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये बाईफोकल चश्मे हैं। ये क्या है? ये बाईफोकल चश्मे हैं, जिसमें आदमी को ना तो पास का दिख रहा होता है ना दूर का दिख रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाईफोकल का प्लीज याद रखो। प्रेस बायोपिया से आप बाईफोकल से आप प्रेस बायोपिया को सही कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में घुमा के पूछा जाएगा वो है कि जो अपर पार्ट ऑफ लेंस है वो कॉनकेव होता है और जो लोअर पार्ट ऑफ लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। प्लीज इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बस रट लो। जो बोल रहा हूं उसको बिल्कुल आप लोग बस ध्यान में अच्छे से रख लेंगे कि जो अपर पार्ट ऑफ लेंस है वो कॉनकेव है और जो लोअर पार्ट ऑफ लेंस है वो
कॉन्वेक्स होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मैंने पॉइंट बताया है इसको प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि बाईफोकल लेंथ में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना कि प्रेस बायोपिया कैन बी कर्व्ड बाय बाईफोकल लेंस एंड द अपर पार्ट ऑफ लेंस इज कॉनकेव एंड द लोअर पार्ट ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस इन दिस बाईफोकल लेंथ कैमरा, और कैमरा बोल रहा हूँ, इन बाईफोकल लेंस। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सो दीज आर मेनली 3 डिफेक्ट्स ऑफ आईज। ठीक है, ये मेनली 3 डिफेक्ट्स हैं हमारी प्यारी प्यारी आई की। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेचुरल फिनोमिनाज की तरफ। ये तो एक ऑप्टिक्स का डेफिनेटली नेचुरल फिनोमिना था, बट और कुछ नेचुरल फिनोमिना हमको देखने पड़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इससे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, नियरली एक ना या दूसरे तरीके से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो आई के डिफेक्ट्स इतने थे, आप नोट्स ज़रूर कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने प्लीज़ मार्क इट डाउन, और अगर आपको समझ में आ गया हो या फिर जो पॉइंट मैंने बताया आपको अगर वो सही लगे हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिल सके अपने सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना इज डिस्पर्जन। जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है वो है डिस्पर्जन। समझिए, हमारे जो सूरज से लाइट आ रही होती है, जो सूरज से लाइट आ रही होती है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइट लाइट। या फिर वाइट लाइट और जगह से भी सोर्सेस हो सकते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो वाइट लाइट आ रही है, सूरज से आ रही है। कोई भी एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो ये कोई भी चीज़ है, बस मैंने आपको बस बता दी कोई भी चीज़ है ये, इसको जनरली एक ऑब्जेक्ट ओ कंसीडर कर लो। इसके अंदर से जो वाइट लाइट निकली और ये 7 कलर में बट गई। क्या बोला मैंने आपको, ये 7 कलर में बट गई। एक वाइट लाइट स्प्लिट होके 7 कलर में बट गई, 7 कलर में बट गई। इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its 7 component colors, splitting of white light into its 7 component color is known as dispersion। कौन कौन से component colors होते हैं, वो होता है violet फर्स्ट, indigo सेकेंड, blue थर्ड, green फोर्थ, yellow फिफ्थ, orange सिक्स्थ और red सेवेंथ। 7 component colors हैं जिसको जनरली हम लोग विबग्योर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से पास होके व्हाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाए उसे हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन, जनरली विबग्योर। ये कई तरीके से हो सकता है, कोई इसमें ऐसा लोड नहीं है। ये किसी ऑब्जेक्ट से निकल के भी ऐसा 7 कलर्स में हो जाता है, पानी के बूंदों से निकल के भी हो जाता है। इसको हम प्रिज्म से भी करते हैं। प्रिज्म कुछ इस टाइप का दिखता है, ध्यान से समझो। जो प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म, ये 3D होता है, वैसे मैं 2D दिखा रहा हूँ। ऐसे वाइट लाइट एंटर की प्रिज्म में, ये गई और फिर ये बिखर जाती है 7 कंपोनेंट कलर में। क्या हो जाती है, ये 7 कंपोनेंट कलर में बिखर जाती है। तो प्रिज्म के द्वारा भी आप कर सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कर सकते हैं आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म के द्वारा भी कर सकते हैं, ग्लास प्रिज्म के द्वारा भी कर सकते हैं। एक बात समझना, मैंने बोला रेड लाइट भी मिलती है, ऑरेंज लाइट भी मिलती है, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वॉयलेट लाइट भी मिलती है। अब ये डिपेंड किस पे करती है। क्या होता है, मान लो लाइट पास की, ये जब प्रिज्म से बाहर निकल रही होती है ना, मान लो ये प्रिज्म है, प्रिज्म से बाहर निकल रही होती है, तो हर लाइट अपने अलग अलग एंगल पर बेंड करती है। रेड बेंड करेगा, येलो बेंड करेगा, ऑरेंज बेंड करेगा, ग्रीन बेंड करेगा, ब्लू बेंड करेगा, इंडिगो बेंड करेगा और वॉयलेट बेंड करेगा। ये सब अलग अलग एंगल पे बेंड करती हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल पे बेंड कर रही होती हैं जब ये प्रिज्म से बाहर निकलती हैं। जो कंपोनेंट्स कलर है
ये बेंड करते हैं निकलते समय। प्लीज़ जो चीज़ बता रहा हूँ उसको बस आप याद कर लीजिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसको प्लीज़ कहीं भी लिख लो। रेड लाइट जो होता है वो लीस्ट बेंड होता है, और जो वायलेट लाइट होता है वो मोस्ट बेंड होता है। जो रेड लाइट होता है उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है जब वो डिस्पर्स हो रहा होता है वाइट लाइट, और जो वायलेट लाइट होता है उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो रही होती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ काफ़ी कम है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको बस आप याद रख लीजिए और इसको लिख लीजिए कि रेड की बेंडिंग सबसे लीस्ट होती है डिस्पर्जन के टाइम में, और वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है। किस वे में बढ़ता है? वॉयलेट के बाद इंडिगो की ज़्यादा हुई, फिर ब्लू की उससे ज़्यादा, ग्रीन की उससे ज़्यादा बेंडिंग, कम वॉयलेट की सबसे ज़्यादा बेंडिंग, फिर उससे कम इंडिगो की, उससे कम ब्लू की, उससे कम ग्रीन, उससे कम ऑरेंज येलो, उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम जो बेंडिंग होती है वो रेड लाइट की होती है। ये डिपेंड करता है उसकी प्यारी प्यारी सी वेव लेंथ पर। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिफरेंट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिफरेंट, जिसमें रेड सबसे लीस्ट बेंड करती है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड करती है। ठीक है। सो डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। ये बहुत तरीके से किया जा सकता है, जिसमें से ग्लास प्रिज्म भी एक तरीका है। उसमें जब लाइट बाहर निकल रही होती है स्प्लिट होके, तो लाइट बेंड होती हैं। लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड होती है। रेड अलग एंगल पे बेंड होगी, वॉलेट अलग एंगल पे बेंड होगा। सबसे ज़्यादा बेंडिंग देखी जाती है वॉलेट में देखी जाती है, और लीस्ट बेंडिंग देखी जाती है वो रेड में देखी जाती है। समझिए एक चीज़ जो बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है? चीज़ समझिए क्या हुआ। ये मैंने एक प्रिज्म लिया, मैंने यहाँ से वाइट लाइट दी, ये क्या हुई? ये डिस्पर्स हुई। ठीक है, ये डिस्पर्स हुई। मैंने क्या किया? मैंने एक जस्ट इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया। मैंने क्या किया? एक जस्ट इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया। ये प्रिज्म क्या करेगा? जो वाइट लाइट स्प्लिट हुई है, 7 कंपोनेंट्स कलर में, उसको ये रिकम्बाइन कर देगा। क्या कर देगा? ये रिकम्बाइन करके एक वाइट लाइट दे देगा। मतलब वाइट लाइट यहां से निकली और वाइट लाइट फिर से यहां से निकल गई। यहां पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट होता है। तो अगर आप दो प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसको स्टेटमेंट को लिख लो कॉपी में कि व्हेन यू कीप टू प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन with respect to each other, you can recombine white light. जो आपका white light split हो गया था एक प्रिज्म से निकलने के बाद, वो दूसरे प्रिज्म के थ्रू रिकम्बाइन हो सकता है। पर ध्यान रखना इसकी पोजीशन ऐसे नहीं होगी, दोनों प्रिज्म ऐसे नहीं होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्हें इन्वर्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे, तभी रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा। दिस इज जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्पर्जन। इस टॉपिक से क्वेश्चन घुमा के और कैसे भी पूछ सकता है। विबग्योर आपको याद रखना है, लोएस्ट वेवलेंथ वॉयलेट की और हाईएस्ट वेवलेंथ रेड की। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और लो से हाई की तरफ बढ़ती जाती है वेवलेंथ, मतलब इंडिगो की ज़्यादा, ब्लू की उससे भी ज़्यादा। फाइन, ये डिस्पर्जन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप लोग इस चीज़ को याद रखिए। जो जो मैंने मेन पॉइंट मार्क कराए हैं उनको प्लीज़ आप अपने अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। जो भी मैंने डायग्राम वगैरह बनाए उसको ध्यान में रखिए, और ये जो रिकॉम्बिनेशन वाला पॉइंट बताया है इसको भी प्लीज़ आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी बड़ा, अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। लेट्स सी, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। लाइक आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट टॉपिक्स मैंने थोड़े ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, तो आप 2 बार करके देख लीजिएगा, कोई पॉइंट उसका कोई दिक्कत है नहीं, बट मैं एक ही सेशन में इसको कंप्लीट करा देता हूँ। अगर आप थक जा रहे हैं इतनी जल्दी, सो इट्स योर चॉइस, ऐसा कुछ लोड है नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार में देखें, नहीं देख पा रहे हैं तो ब्रेक लेके फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना देखते हैं हम लोग, वो होता है रेनबो। आप बारिश के बाद जनरली रेनबो को देखते होंगे। ठीक है, आप बारिश के बाद रेनबो जरूर देखते होंगे। ये क्या होता है? बारिश के बाद हमें हमेशा दिखता है, हमेशा तो नहीं दिखता बट जनरली दिख जाता है।
ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? याद रखो एक स्टेटमेंट, रेनबो इज कॉज्ड और फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मेन जो कॉज है, जो मेन कॉज है, फिर मेन फिनोमिना जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के कारण ही रेनबो फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये आपके एटमॉस्फेयर में अभी पानी की बूंदें बची हुई है, रेन रुक चुकी है बट पानी की बूंदें आपके एटमॉस्फेयर में बची हुई है। क्या होता है? सनलाइट आती है, आई इस बूंद के अंदर घुसी, ऐसे टकरा के वो वापस हो गई, उसने बोला वापस चलते, मेरा मूड नहीं है बाहर निकलने का। और इस जगह पहुंचने के बाद वो क्या करती है? स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। समझ लीजिए यहाँ पर 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है। जो वाइट लाइट है, जो सनलाइट है, वो आपके एटमॉस्फेयर में जो पानी की बूंदें हैं उसके अंदर घुसती है और बाहर कैसे निकलती है? डिस्पर्ज होके। कैसे? डिस्पर्ज होके बाहर निकलती है। कौन से कंपोनेंट में? अपने 7 कंपोनेंट कलर में, दैट इज विबग्योर। इसी कारण से आपको रेनबो दिखता है। रेनबो में भी आपको 7 कलर्स जनरली देखने को मिलते हैं। किस वजह से देखने को मिल रहे हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझो, रेनबो में बस डिस्पर्जन नहीं होता, बट रेनबो के लिए सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिस्पर्जन है, बट बस डिस्पर्जन नहीं होता। जब लाइट घुस रही होती है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, यहाँ पे ये थोड़ा सा बेंड देखती है, सीधा इसको जाना चाहिए था बट ये हल्का सा बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्का सा बेंड हो जाती है। सो जब वाइट लाइट या फिर लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जा रही होती है, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जा रही होती है, और उस टाइम अगर वो बेंड हो जाए, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे बट ये क्या हो गई? बेंड हो गई, उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। फिर मैंने बोला ये अंदर जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, इस जगह पे टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। बट आप इसको रिफ्लेक्शन मत बोलना, इसको बोलना टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अंदर ही अंदर पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट होती है, फिर ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है, और फिर लास्ट में ये डिस्पर्जन शो करती है। लास्ट में डिस्पर्जन शो करती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? जब रेनबो फॉर्मेशन हो रही होती है तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और डिस्पर्जन देखने को मिलता है। इतनी सारी चीज़ें कंबाइन होके हमें एक रेनबो प्यारा सा दिखता है। बट मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेनबो फॉर्मेशन की, वो हमारे प्यारे प्यारे से किसकी है यार? वो हमारे प्यारे प्यारे से डिस्पर्जन की है। ठीक है, और ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। प्लीज़ याद रखना, ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, आपको 4 स्टेटमेंट में दे देगा एग्जामिनेशन में कि ये जनरली रेन के आफ्टर फॉर्म होता है, डिस्पर्जन के कारण फॉर्म होता है, ये अपोजिट टू सन फॉर्म होता है। इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इवन इफ यू पिक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई एश्योर यू कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको आया हुआ होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग प्लीज देखिए, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान में रखो। आप कॉन्सेप्ट समझो चाहे ना समझो, आपकी मर्जी है, आप इसके बाद भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि मुझे पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज शॉर्ट एंड क्रिस्प एज पॉसिबल, जिससे आपको हेल्प मिले एग्जामिनेशन में, ना कि बस आप साइंटिस्ट बने बैठे। मेरा काम है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा फॉर्म करें,
ना कि इतना कॉन्सेप्ट समझ लो कि साइंटिस्ट बनने निकल रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज लाइन्स। जो जो चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी हैं उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, रिफ्रैक्शन। अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि बेंडिंग ऑफ लाइट while passing from one medium to another is known as refraction। बहुत इजी सा पॉइंट बताया मैंने आपको कि आपकी जब लाइट होती है, एक मीडियम मान लो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, लाइट रे आई और ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, घुस रही थी, इस समय ये बेंड हो गई। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये क्या हो गई, बेंड हो गई। तो व्हाइट लाइट की बेंडिंग, व्हाइट लाइट की बेंडिंग व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा आप ज़्यादा एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, किस तरफ बेंड होती है किस तरफ बेंड नहीं होती है, आपको इसका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको बता दूं, आपको बस याद रखनी है, प्लीज इसके डीप कॉन्सेप्ट में मत घुसना, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, बस इसको याद रख लो यार, इसके कॉन्सेप्ट में मत घुसो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तारे जो टिमटिम करते हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण करते हैं, इतना याद रखना है। दूसरी चीज, हमें जो सनराइज दिख रहा होता है, बात समझो जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें जो सनराइज दिख रहा होता है सुबह सुबह, वो एक्चुअली 2 मिनट पहले ही दिख रहा होता है। सन अभी तक पूरी तरीके से राइज नहीं हुआ होता है, हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आया हुआ होता है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले ही हमें सन दिख चुका होता है। और शाम को जब सनसेट हो चुका होता है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है बट फिर भी हमें सन दिख रहा होता है, तो सनसेट में डिले हो गया। मेरी दोनों चीज बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इस चीज को याद रख लेना कि हमें एडवांस सनराइज दिखता है, सनराइज एक्चुअली में हुआ नहीं बट हमें दिख रहा है, कब, 2 मिनट पहले से ही। और सनसेट एक्चुअली में हो चुका है बट फिर भी मुझे सन दिख रहा है, वो भी 2 मिनट बाद तक, मतलब कि सनसेट हो चुका होगा उसके 2 मिनट बाद तक भी मुझे सन दिखता रहेगा, जो मुझे सन होगा वो दिखता रहेगा। ये क्यों होता है, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। तो आपको दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बस रिफ्रैक्शन की वजह से, आपको दिन के 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बस रिफ्रैक्शन की वजह से। सो वी सी 2 मिनट एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट डिले सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प आपको करेगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने पॉइंट्स बताए, इसको याद रख लीजिए। आपका मन है तो कहीं समझ सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इतना इनफ रहेगा जो आपको बता दिया मैंने कि तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन के कारण होता है। बस प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और जो एडवांस सनसेट और सनराइज हमको देखने मिलता है 2-2 मिनट का, 2-2 मिनट का सुबह शाम, वो रिफ्लेक्शन के कारण ही मिलता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस चीज को बस याद रख लीजिए, बस याद रख लो। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडनिंग ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। समझो, आपका जो स्काई है वो आपको ब्लू क्यों दिखता है, और सुबह सनराइज के टाइम में आपको जो सन होगा वो रेड दिखेगा, और शाम को आपको जो सन होगा वो रेड दिखेगा। क्यों? उसका एक ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसका एक ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सारे पॉइंट्स का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन में और क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं और डीप में एनालिसिस लेके जाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि इतना इनफ है, अकॉर्डिंग टू मी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना इनफ है, आपसे इतना ही पूछेगा। सो ब्लू कलर ऑफ स्काई, और सुबह जो आपको लाली दिख रही होती सूरज में,
और सनसेट में जो लाली दिख रही होती है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताऊँ आपको, रिफ्रैक्शन जब होता है, लाइट बेंड हो रही होती है तो किस तरह बेंड हो रही होती है इसके बारे में बताऊँ, और भी कुछ कॉन्सेप्ट में अगर आपको डीप में एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी क्लासेस आपके लिए लेके आ जाऊँगा। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडनिंग ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको इतना रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और, रेड लाइट इज यूज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, डेंजर सिग्नल्स ड्यू टू इट्स हाई वेवलेंथ। समझो, आपने देखा होगा रेड लाइट यूज किया था डेंजर साइंस में, बहुत दूर ही से आपको रेड लाइट दिख रहा होता है, डेंजर साइन में यूज किया था। क्यों किया जाता है? जो रेड लाइट है ना वो हमको बहुत दूर से दिख जाता है, बहुत दूर से दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो स्कैटर बहुत कम करता है, वो बिखरता बहुत कम है। आपको बहुत दूर से दिख जाता है रेड लाइट क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो ट्रैवल बहुत लंबे डिस्टेंस तक कर सकता है। इस कारण से डेंजर सिग्नल जनरली रेड लाइट होते हैं, रेड कलर में होते हैं। डेंजर सिग्नल जनरली रेड कलर में होते हैं ड्यू टू इट्स हाई वेवलेंथ, और ये लेस स्कैटर करते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, यही थी आज की क्लास। एक अनाउंसमेंट आपके लिए करने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आई वांट कि आपके एग्जामिनेशन आए, जब भी आए खुद को प्लीज़ बहुत अच्छे लेवल पे पुश करो। लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है यार, आगे जाके चिल रहेगा। सो खुद को पुश करो और एग्जामिनेशन तो क्रैक करना ही हमें करना है। ठीक है, सो थैंक यू। इतनी देर तक अगर आप रुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहिए शौर्य विवेक चैनल पे, कंटिन्यूसली आते रहेंगे। ये हमारा सेकंड रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट एटम्स एंड इट्स मॉडल पे आ चुका है, ये सेकंड है, इसको प्लीज़ देखते रहना। इसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, वो भी देखना। और लाइव सेशंस टॉप 100 MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के लाइव सेशंस मैं शौर्य विवेक चैनल पे लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो जो मैंने पॉइंट्स आज कुछ बताए हैं जिनको मैंने बहुत डीप एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके बारे में आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना, जिससे ये काफ़ी लोग तक स्प्रेड हो सके। आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं इन सेशंस में तो भी मुझे ज़रूर बताइए। कंटिन्यूसली मैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ CDS एंड FCAT में लाता रहूँगा, एंड आई होप आप लेक्चर्स काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद।